ओके, सो कमिंग टू सेकंड पार्ट, हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात की, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की, उसकी लोकेशन की बात की। सो द राइटर इज टॉकिंग अबाउट कि जो यूएस है, बहुत कोशिशों के बाद भी ईरान को बहुत भी प्रेशराइज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद नहीं कोशिश कर सका कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल सके, उस रीजन को जो कि ईरान के हिस्से में आता है और जहां से आपकी शिप्स मेनली पास होती हैं, क्योंकि उनकी जो नेवल टैक्टिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने फास्ट अटैक्स ऑन बोट्स किए, उनके पास सबमरीन्स थे, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं। इन सब चीज़ों की वजह से यूएसए बहुत चाहने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं सका। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हार्लन उलमैन, एनाटॉमी ऑफ फेलियर, ये एक बुक है जो हार्लन उलमैन ने लिखी है, और उसमें वो बात करते हैं कि यूएस जो है हमेशा से अटैक्स तो कर लेता है कंट्रीज के ऊपर, लेकिन उसके पास फिर उस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती। और हमेशा वो जब भी कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है, उन कंट्रीज को मिसअंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और यही उसने इस वॉर के अंदर भी किया। अब किस तरह से यूएस फेल हो गया कि वो प्रॉपर जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उसको हटाए। अब उसने वॉर तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही वो ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक कर दिया, फिर उसके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। उसको ये नहीं पता था कि ईरान इतना रैपिडली अटैक करेगा उनको, और इतना इकोनॉमिकली उनको नुकसान, इकोनॉमिकली वो इतना फ्लॉप हो जाएगा यूएस। ठीक है, फिर मसला ये हुआ कि यूएस के जो ऑलरेडी वहां पे अपनी आवाम है वो तंग आ चुकी है वॉर्स लड़ लड़ के। ठीक है, दे वांट टू फोकस ऑन देयर ओन सेल्व्स। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। उनको ये लगा था कि शायद उनकी आवाम उनको सपोर्ट करे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर अंडर एस्टिमेटेड उन्होंने ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, और सबसे बड़ी बात, ईरान को मेजर सपोर्ट हासिल है चाइना और रशिया से। तो ये चीज़ अमेरिका ने इग्नोर की। ठीक है, अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर यहाँ पे बात लिखी हुई है ना, अकॉर्डिंग टू हार्लन उलमैन। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अकॉर्डिंग टू हार्लन उलमैन एंड हिज बुक एनाटॉमी ऑफ फेलियर, कि अमेरिका की वो वॉर्स हमेशा हार जाता है जो वो स्टार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं करता, ना वॉर से पहले, ना वॉर्स के दौरान, ना वॉर्स के बाद, बस वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जिस तरह वियतनाम की हम बात कर लें, वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था, यूएस ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। गुरिल्ला का वहाँ पे जो वॉरफेयर टैक्टिक्स थे उसको उसने मिसअंडरस्टैंड किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएसए वो 1975 के अंदर वो वॉर हार गए, उसको विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर आप एलमन की बुक पढ़ें, हार्लन एलमन की, तो उसके अंदर वियतनाम की एग्जाम्पल को बार बार हाईलाइट किया है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। इस तरह से अफगानिस्तान, यूएस उसको फुली नहीं अंडरस्टैंड कर सकी कि वहाँ पर प्रॉपरली ट्राइबल कल्चर है, और कॉल्ड द ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर। अफगानिस्तान को ये नाम दिया गया क्योंकि जो भी वहां पर आता है वो जंग हारता ही हारता है। ठीक है, और इसी वजह से 20 साल जंग लड़ने के बाद भी 2021 में अफगानिस्तान से यूएस को अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करना पड़ा। फिर इराक में 2003 में यूएस ने एक मिल कैलकुलेटेड वॉर लड़ी। ठीक है, जिसकी वजह से जंग के बाद बहुत सारी इंस्टेबिलिटी आई, सेक्टेरियन डिविजन्स आए वहाँ के ऊपर। ठीक है, और वहाँ की जो सोसाइटी है और गवर्नेंस इशू है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका, और इराक के अंदर से बहुत बड़ी एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, जाहिर तो वो जंग शायद अमेरिका जीत गई और इराक हार गई, लेकिन इराक के अंदर वहाँ पर उन्होंने बड़े इश्यूज क्रिएट किए। उसके बाद अब ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब आगे हमारे राइटर है वो ये कहते हैं कि यूएस जो है, ये पांचवा हफ्ता चल रहा है और वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई। और यूएस इस कंसर्निंग, मैंने अभी आपको बात की कि यूएस ने जो है ग्राउंड ट्रूप्स को कंसिडर करे कि अब हम ईरान के ऊपर उसको लॉन्च करेंगे, जो कि एक और वियतनाम बन जाएगा उसके बाद। और उन्होंने वाकई में ये किया, एंड इट्स कंफर्म कि ईरान की जो ज्योग्राफी, मैंने आपको कहा ना ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करें, ईरान की ज्योग्राफी जो है वो इराक की तरह नहीं है कि इनको लगता है हम उसके ऊपर लैंड वॉर करेंगे या अफगानिस्तान की तरह तो हम शायद जीत जाएंगे।
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि ये वॉर पॉसिबल ये है कि यूएस ईरान के अंदर क्यों नहीं जीत सकता। फिर राइजिंग यूएस कैजुअलिटीज कुड हैव सीरियस पॉलिटिकल consequences फॉर ट्रम्प, रिस्क ऑफ एस्केलेशन। अच्छा, राइजिंग यूएस कैजुअलिटी मतलब ये कि अम, अगर आप देखें तो यूएस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा, यूएस ने आपको भी बताया कि यूएस की अपनी आवाम जो है ट्रम्प के साथ नहीं है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, लोग ट्रम्प के खिलाफ हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूएस ये जंग हार जाए। यूएस अवॉइड कर रहा है कि किस तरह से हमारी टॉक हो और ये जंग पीस के जरिए ख़त्म हो, लेकिन वो भी अब पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि ईरान अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रहा है जो यूएस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और यूएस अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रहा है, जैसा कल हमने बात की 15 पॉइंट्स का एक प्रपोजल जो पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया यूएस के साइड से, लेकिन ईरान ने उसको पब्लिकली रिजेक्ट किया है। उसको भी हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Attacks on Gulf oil facilities, Gulf countries being pulled into war, US bases in the Gulf proving insufficient for protection, is Israeli cities facing continuous attacks, possible use of tactical nuclear weapon by Iran, expansion of conflict to Bab al-Mandab via Houthis। ठीक है, होतिस के जरिए बाबुल मंदब तक ये जंग जा सकती है। अब क्या है, अगर तो जंग शुरू हो गई, ठीक है, तो फिर फर्दर क्या होगा कि गल्फ के अंदर जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर ईरान अटैक करेगा। ठीक है, गल्फ कंट्रीज को मजबूरन इस वॉर में आना पड़ेगा। जिस तरह कल सऊदी अरेबिया परसों अनाउंस करा था कि हम अब ईरान के खिलाफ जाएंगे, और इसी तरह से यूएस बेसिस जो हैं गल्फ के अंदर, वो अब मजीद उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसराइली सिटीज उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, इसराइल तो है ही छोटा सा, तो उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और फिर उसके बाद पॉसिबल यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, और सबसे खतरनाक चीज़ कि इसराइल जो है इस बात में मजबूर हो जाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करे। हालांकि और जो हमारे पास एक सिचुएशन है कि बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी, तो शायद वो पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास उसके बाद। अब मसला ये है कि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं है, तो इसराइल के पास तो है। अगर तो ईरान के पास होते तो फिर तो ये जंग इस एक्सट्रीम तक ना जाती, लेकिन चूंकि उनके पास नहीं है और इसराइल के पास है, तो सिचुएशन कैन बी बैड। अच्छा, बाबुल बाबुल मांदब जो है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये एक और नई सिचुएशन ओपन हो जाएगी जो कि यमन में है, और होतीज आर फ्रॉम यमन, जो वहाँ की एक मिलिट्री पावर है, या वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बाबुल मांदब उनके पास आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल चौक पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरह। तो इसको भी हम जो है प्रॉपरली फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं गल्फ कंट्रीज। अभी तक इस वॉर में नहीं आए, हालांकि इतने प्रेशर के बावजूद भी, क्योंकि वो इसके नुकसान से बखूबी बाखबर हैं। अब यूएस के पास कोई स्ट्रांग मिलिट्री ऑप्शन रहा नहीं है, ठीक है, कि वो अब उन्होंने जो है आर्मी उतार तो दी है, लेकिन मुश्किल है कि वो ये जंग जीतें। उन्होंने पाकिस्तान के जरिए अब कोशिश की है कि हम इस नेगोशिएशंस में हिस्सा लें और नेगोशिएट करें इन सिचुएशन को और बात को ख़त्म कर सकें, अभी हमने डिस्कस किया। या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का और पीस टॉक्स का मतलब ये है कि यूएस कुछ टाइम के लिए फोकस इस तरफ करना चाहता है और बैक टू बैक अपने वेपन्स तैयार कर रहा हो, सो इंटरसेप्टर्स तैयार करो। देयर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी। अब ईरान ने 5 डिमांड्स रखी हैं, लेकिन मुश्किल है कि वो यूएस के लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन मुश्किल है कि यूएस उसको एक्सेप्ट करे। अगर तो वॉर कंटिन्यू रही तो यूएस क्या फेस कर सकता है, गल्फ की तरफ से बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि गल्फ के साथ उसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। सर सऊदी हो गया, यूएई हो गया, हम पीछे देख चुके हैं। और उसकी अपनी जो आवाम है उसकी तरफ वो बहुत प्रेशर, उसकी वजह से भी वो बहुत प्रेशर में है। आउटकम क्या होगा, ट्रम्प डिक्लेयर कर सकता है कि हमें विक्ट्री हो गई है, जो कि वो कई दफ़ा डिक्लेयर कर चुके हैं, और वॉर एंड हो सकती है, लेकिन ईरान डिक्लेयर करने भी नहीं दे रहा। अब ईरान भी विक्ट्री क्लेम करेगा,
लेकिन ये जो इशू है ये हमेशा अनरिजॉल्व्ड ही रहेगा। कोर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ये हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट जो है ना वो क्रिएट होगा, और इसराइल इस रीजन में डोमिनेंस चाहता है। सारा मसला ये है ना कि इसराइल इस रीजन में ना ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और वहां पर डोमिनेंस चाहता है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली ईरान होने नहीं देना चाहता। ठीक है, सो दिस इज अ सिचुएशन। की लेसन पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर तो continue diplomatic efforts for peace between Iran, US and Gulf states, do not join the war on any side। अब पाकिस्तान गल्फ स्टेट्स, यूएस और ईरान के दरमियान बातचीत तो जारी रख सकता है, एज अ मीडिएटर काम कर सकता है, लेकिन वो किसी भी साइड पे वॉर को ज्वाइन नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि ये सब सिचुएशन देखने के बाद इंडिया क्या कर रहा है कि वो चाह रहा है कि वो अफगानिस्तान के जरिए दोबारा ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करे, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस चीज़ को अच्छे से कंसिडर कर ले। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो ये देखे कि वॉरफेयर जो है इर्द गिर्द वो कैसे रैपिडली चेंज हो रही है, और उसको चाहिए कि वो यूएसए के साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चाइना है, तो उसके साथ अपने ताल्लुकात को किसी सूरत वो ख़राब नहीं कर सकता। बाकी अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे पाकिस्तान को काम करते रहना चाहिए। डिफेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड अगर आवाम भूखी रहेगी तो फिर वही मसला होगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा और हमारे लिए मसले क्रिएट होंगे। बाकी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फॉरेन डोनर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को जितना हो सके कम करें, और अपनी ही इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, और अपनी सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के ऊपर भी काम करें। ठीक है, और हम ऐसे कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें जिसकी मेंटालिटी हमारी मेंटालिटी, या हमारी जिसकी डिप्लोमेसी हमारी डिप्लोमेसी से मिलती हो। इस आर्टिकल में हमने एक फ्रेज पढ़ा है, जो आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे, मैंने तो एनालिसिस कराई है, आप जब इस आर्टिकल पर ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, जम्प इनटू द फ्रे। तो जम्प इनटू द फ्रे का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है, कियोटिक है, और बहुत ही कॉम्पेटिटिव है, और बहुत ही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसको हम कहते हैं, वो चल और आप अचानक से उसमें बगैर किसी हेजिटेशन के जंप कर दो। दिस इज व्हाट पाकिस्तान डेड। ठीक है, तो अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो वर्ड है ये पुराने वर्ड फ्रेज से निकला है, जो कि जिसका मतलब है बैटल, फाइट, वायलेंट या क्रैश। ठीक है, मिडल इंग्लिश यानी मिडीवल टाइम की जो इंग्लिश है वो, या ओल्ड फ्रेंच एफ्राई से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब होता है डिस्टरबेंस, रोर और अटैक। पुराने जमाने में ये वर्ड उन सिपाहियों के लिए यूज होता था जो कि जंग में तब कूद पड़ते थे जब जंग की बीच में एक तलवारें चल रही होती थी, खून रेजी हो रही होती थी, और वो बड़ी बहादुरी के साथ जंग में कूदते थे और मजीद उसके अंदर फाइट करते थे। तो यहाँ पे मॉडर्न यूजेस में हम इसको मेटाफोरिकली यूज करते हैं कि एक ऐसे डिबेट को या एक ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को ज्वाइन करना जो कि बहुत ही क्योटिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसमें बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन आप अचानक से उसमें जंप करके अपनी बहादुरी प्रूफ करना चाहो। तो खैर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। Do comment and like the video, or if you want to give any suggestions, I'm open to it, I'll work on it, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। थैंक यू सो मच।